नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रहरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 24 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज के पहले हम लोग ने 12 शिफ्टों के पेपर को सॉल्व किया, जिसमें 17 अगस्त, 18 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त के सभी शिफ्ट के पेपर शामिल हैं। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पे मैथ के साथ साथ में आप लोग की रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो मैथ के क्लास के साथ में रीजनिंग के भी क्लास देखना मत ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन के साथ, जो 24 अगस्त 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इस समीकरण को सरल करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या दिया है, हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फार्मूले पे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे देखिए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस एम की पावर 4 हो जाएगा प्लस जेड की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस 2 एम स्क्वायर जेड स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में। अब माइनस में क्या है, माइनस में अब इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4। अब यहाँ आएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, अब ये ब्रैकेट हम खोलेंगे, तो ये माइनस हटेगा, तो हमारा माइनस अंदर गुणा होगा, तो हमारा क्या आएगा, देखिए पूरा लिखते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का 2 एम स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। या माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये होगा एक्स की पावर 4 माइनस एम की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2 एम स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये एक्स पावर 4 एम की पावर 4 जेड की पावर 4 यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर है, यहाँ भी 2 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर है, तो ये 4 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। आगे माइनस का 2 एम स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये प्लस का 2 एम स्क्वायर जेड स्क्वायर है, कट गया। ये देखिए ये दोनों माइनस का है, तो माइनस का 4 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से 4 एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा अंदर में, एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है, विक्रय मूल्य कितने दिया, 18,700, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। तो 18,700 पे जब वो बेच रहा है तो उससे 15% की हानि हो रही है, तो 15% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 15% बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे में 100 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे हमें 3 बटे 5 है 15, 5 भी सेम, 3 बटे 20 आ जाएगा। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है कि ये अगर हमारा 20 जो हमारा कास्ट प्राइस है, इसका 20 को हमने कास्ट प्राइस मान लिया, ये सीपी है, तो हमारा 3 का ये हानि हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है, तो वो बेच कितने में रहा है, 17 में, क्योंकि 20 हमारा कास्ट है और 3 हमारा लॉस हुआ, तो बेच कितने में रहा है, 17 में। सेलिंग प्राइस 17 है, लेकिन सेलिंग प्राइस 17 ना देकर हमें कितना दिया, ये 17 ना देकर हमें दिया कितना, 17 बराबर 18,700 दिया। ठीक, अब एक बराबर क्या हो जाएगा, एक 17 से कटेगा, 17 1 17 1100 आ जाएगा, तो एक बराबर हमारा 1100 आ गया। तो यहाँ से हम सीपी भी निकाल सकते हैं। अगर हम सीपी निकालेंगे तो हमारा 20,000 11 दूना 22 22,000 सीपी आ जाएगा।
लेकिन हम सीपी ना निकाल के हम पहले इसको देख लेते हैं कि हमारा 15% लाभ दे रहा है। तो 15% लाभ दे रहा है तो हमारा 15% क्या हो जाएगा, 3/20 आ जाएगा ये भी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 20 जो है कॉस्ट प्राइस है, लेकिन यहाँ 3 का लाभ हो रहा है, ये 3 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ का कॉस्ट प्राइस यहाँ का कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर सेम ना होता तो हम यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, लेकिन अगर सेम है तो हम इसको कॉस्ट प्राइस ना निकाल के सीधे 23 का वैल्यू ना निकाल दें, क्योंकि 1 बराबर 11 है तो 23 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 11 दिया है तो 23 बराबर 23 गुणे 11 1100। तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 25,300 25,300, जो कि हमारा राइट ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये माध्यिका निकालना है हमें, इस बारंबारता सारणी की माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, इसका CF कैसे निकालते हैं। CF निकालने के लिए तो पहला वाला हम ऐसे लिख देंगे, ठीक 2। अब दूसरे में क्या करेंगे, पहले वाले को जोड़ देंगे, 4 2 6 और 6 7 13 और 13 9 22 22 10 32। अब 32 12 44 और 44 से 50, ठीक। n बराबर 50 आ गया, तो n/2 कितना आ जाएगा, n/2 बराबर 50/2 मतलब 25 आ जाएगा, ठीक। n/2 हमारा 25 आ गया। तो हमारा माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका m बराबर होता है, माध्यिका निकालना तो माध्यिका m बराबर हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट l प्लस n/2 माइनस CF बटे में f गुणे वर्ग अंतराल। ये हमारा माध्यिका का फार्मूला होता है। तो हमारा m बराबर माध्यिका क्या आ जाएगा, हमारा l क्या दिया है, लोअर लिमिट, सॉरी सबसे पहले हम माध्यिका वर्ग निकाल लेंगे। तो माध्यिका देखो ये हमारा 25 आया है, तो हमारा 25 जो संचयी बारंबारता इससे ज़्यादा है उसी वाले वर्ग को हम मान लेंगे। देखिए अगर इससे ये 22 है, अब 22 से बड़ा कौन सा है, 32 है, तो 25 हमारा इसी में आएगा, इस वर्ग जो हमारा 40 50 जो है वो हमारा बारंबारता वर्ग है, मतलब बारंबारता वर्ग ये हो जाएगा, मान जाएगा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग 40 50 है हमारा, तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, लोअर लिमिट 40। अब प्लस में n/2 कितना है, n/2 25 है हमारा 25। तो हमारा CF क्या होता है, CF हमारा जो होता है माध्यिका वर्ग का जो बारंबारता है उसके जस्ट पहले वाला, तो जस्ट पहले कितना दिया हुआ है, तो जस्ट पहले 22 दिया हुआ है, तो हमारा माइनस का 22 बटे में फ्रीक्वेंसी माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है, बटे में 10, और वर्ग अंतराल कितना है 40 और 50 के बीच का 10, ठीक। अब 10 से 10 कटेगा, यहाँ आएगा 40 प्लस में 25 में से 22 गया 3 आएगा, तो m बराबर हमारा हो जाएगा 43। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्या कह रहा है, बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब अगर ए और बी है तो ए कितना दिया है, ए अगर 100 है, ए अगर 100 है, कार्य क्षमता उसकी 100 है, तो बी 60% अधिक मतलब 160 हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, तो ये आएगा 0 से 0 कटेगा, ये 5/8 आएगा, 5 और 8 आएगा, मतलब कि जो ए है, ए की कार्य क्षमता 5 है, मतलब एक दिनों में 5 काम कर सकता है, और बी जो है एक दिनों में 8 काम कर सकता है। तो अब क्या है, ए एक दिनों में कितना काम कर सकता है 5, और कितना दिन काम कर रहा है 32 दिन, तो 32 गुणे 5, 32 गुणे 5 ये पूरा टोटल काम आ गया। टोटल काम कितना आएगा, 5 दूनी 10 5 15 16, 160 जो है वो टोटल काम आ जाएगा, ठीक। तो 160 अगर टोटल काम है, तो अब बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता 8 है, तो 160 बटे 8, 8 दूनी 16 20, मतलब बी जो है वो 20 दिनों में काम को समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 84 है, एलसीएम 84 दिया है, और संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जैसे हम देखेंगे, अगर इस अनुपात को ही हम संख्याएं मान लेंगे, 2:3 में दिया है, तो अनुपात को संख्याएं मान लेंगे, तो हमारा एक संख्या 2 हो जाएगी, एक संख्या 3 हो जाएगा, तो इस दोनों संख्या का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो लेकिन दिया कितना है, संख्या दी कितनी है, संख्या का
लघुत्तम समवर्तक 84, तो मतलब 6 बराबर 84, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 6 के 6 6 चौक 14, 1 बराबर 14 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, दो संख्याओं का योग निकालना है। तो एक संख्या अगर मैंने 2 माना था और दूसरी 3, तो बराबर 5 हो गया। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 14, 14 पंचे 70, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 70, जो कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें यहाँ सरल करना है इस समीकरण को। तो यहाँ देखेंगे 4.32 गुणे 4.32, तो ए गुणे ए दिया है, और ये क्या 2.64, यहाँ भी 2.64, तो b गुणे 2 b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ये हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ठीक। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4.32 माइनस 2.64 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में प्लस में रहेगा 4.32 प्लस में 2.64 बटे में 1.68। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 1.68 गुणे में 6.96 बटे में 1.68, 1.68 1.68 से कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6.96, जो कि ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक तालिका दी हुई है, इसमें निकालना क्या हमें, देखिए उत्पादन के मामले में किसी एक वर्ष के दौरान इनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तु में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऐसा किस वर्ष में हुआ। तो हमें किसी एक वर्ष में ये घरेलू उत्पाद जो है उसके वार्षिक वृद्धि निकालना जो सबसे ज्यादा हो। तो हम हर एक को तो नहीं कर सकते ना, तो हम सबसे पहले इन चारों ऑप्शन को उठाएंगे, चारों ऑप्शन चेक करेंगे, जो सबसे ज्यादा होगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला क्या कह रहा है, वस्तु पी 2017 में, तो वर्ष पी देखेंगे, वस्तु पी ये है, तो 16 से 17 उसको जाने में कितना हो गया, 2 की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई किस पे, 70 पे। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे 100 आ जाएगा, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, वस्तु यश कहाँ है, वस्तु को 2017 मतलब 90 से 100 हो गया, वो 90 से 100 हुआ है ना, तो 90 से 100 होने में उसको 10 की वृद्धि हुई कितने पे, 90 पे गुणे 100। अभी हम सॉल्व कर लेंगे इसको। और क्यू का देखेंगे, क्यू का 2018 में, क्यू किधर है, क्यू मतलब 17 से 18 जाने में उसको कितना 5 की वृद्धि हुई है कितने पे, 90 पे गुणे 100। अब अगला क्या कह रहा है, आर, जो आर जो है, आर 2018, आर इधर है, आर को क्या है 70 से 80 हो गया है, तो मतलब 10 की वृद्धि हुई है 70 पे गुणे 100, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये भी 70 नीचे है, मतलब 70 पे 2 की वृद्धि, ये भी 70 पे 10 की वृद्धि है, तो ये तो इससे कम ही होगा, तो हमें ज्यादा वाला निकालना है, तो हम इसको इस ऑप्शन को हटा देंगे बिना सॉल्व किए। ऐसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, देखिए इसमें 90 में वृद्धि हुई है 5 की, इसमें 90 में वृद्धि हुई है 10 के, तो वैसे ये भी ऑप्शन हमारा हट जाएगा, क्योंकि अब ये वाला जो है इससे तो कमी है, ठीक। तो अब ये वाला और ये वाला हम दोनों सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये हमारा 100 बटे 9 आएगा, या एक सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 60 में बताना चाह रहे हैं, तो 11 9 में 11.11 आ जाएगा इसका, ठीक। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ 100 बटे 70 आ जाएगा, 100 बटे 7 आ जाएगा, तो ये 14 कुछ आएगा, जो कि हमारा ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष में हो रही है, वस्तु आर में 2018 में हो रही है। तो हमें इन चारों ऑप्शनों को ही चेक करना, हम प्रत्येक को नहीं चेक कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धनराशि पे 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 1000 है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे करने पे समान राशि पे समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, मतलब समय दर सब समान है। तो हम जानते हैं जैसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 1000 है, ठीक। तो 2 वर्ष का 1000 है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज जो है हर साल बराबर होता है। 2 साल का 1000 है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, एक साल का 500, अगली साल का 500, ठीक। अब हम निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल का जो है वो ब्याज बराबर होता है। तो पहले साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज इतना है 500 ही होगा, लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लग जाता है। तो हमारा देखिए
पहले साल का तो 500 ही रहेगा, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, इस पे भी ब्याज लग जाएगा। तो एक 500 ये प्लस इसका जो ब्याज रहेगा वो, तो कितना परसेंट है, 8%। तो 8% बराबर कितना होता है, इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे 8/100, तो आएगा 2/25। अब यहां देखिए इस 500 पे 2/25 निकाल लेंगे, इस 500 को 2/25 आएगा क्या, 40 आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या है देखेंगे, तो 500 पहले साल का, अब 540, ये 540 हो जाएगा, 540 दूसरे साल का, तो टोटल कितना आ जाएगा 1040। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से निकालेंगे तो हमारा ब्याज कितना आएगा 2 साल का, 1040 आएगा, जो कि ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो सीधा लंबा आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो आधार क्या है, आधार हमारा 15 दिया है, आधार जो है 15, 15 गुणे 6, तो 15 छक्का 90, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह चतुर्भुज ABCD में कोणों ABCD के माप 2:3:5:6 के अनुपात में, तो चतुर्भुज कैसा होगा। तो हमें देखिए क्या दिया, कोण का रेशियो क्या दिया, 2:3:5:6। ठीक, तो अब यहां देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको वर्ग को हटा देंगे। वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों कोणों का अनुपात बराबर होगा, क्योंकि चारों कोण बराबर होते हैं, तो चारों कोण बराबर होते हैं तो अनुपात भी बराबर होगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं रहेगा। और तो ऐसे देखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, हमने आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, तो आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर है तो देखेंगे इसको। ठीक, तो ये अगर ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो हमारा ये जो एंगल होता है ये एंगल इसके बराबर होता है। तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये एंगल इसके बराबर होगा। यह संगत एंगल जो होता है उसका कोण 180 अंश होता है, तो ये कंडीशन यहाँ बन नहीं रही, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब पतंग देख लेते हैं, तो पतंग का एक कंडीशन होती है, पतंग के दो एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी दो रेशियो बराबर नहीं है, तो हमारा पतंग भी नहीं होगा। लेकिन समलंब जो है, समलंब के दो भुजाएं समांतर जरूर होते हैं, बट कोण का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोण कुछ भी हो सकते हैं, तो हमारा समलंब चतुर्भुज आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ सारणी दी गई है, तो देखिए क्या कह रहा है, ये 2015 से 19 तक के 5 वर्षों की अवधि के दौरान जीत ने, तो जीत को ना, जीत ने औसतन 40 इकाइयां बेची। यदि अगले 2 वर्षों अर्थात 2018-19 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बिल्कुल समान है, 18-19 में उसने समान है, तो उसने 2018 में कितनी इकाइयां बेची। तो क्या कह रहा है, देखो 5 सालों में उसने 2015 से लेकर 19 तक को 40 इकाइयां बेची औसतन, तो मतलब टोटल कितनी इकाइयां बेची होगी। अगर औसतन 40 है और 5 सालों का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, इसने टोटल इकाइयां 200 बेची है, तो यहां देखेंगे क्या है, 2015 में 35, 2016 में 40, 2017 में 55। अब तीनों का योग हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 4 9 4 13, 130 आ जाएगा। मतलब कि उसने 15, 16, 17 में 130 इकाइयां बेची, तो 18-19 में उसने कितनी इकाइयां बेची, 18-19 में उसने 70 इकाइयां बेची है, 18-19, और तो 18-19 में उसने सेम इकाइयां बेची है, तो 18 में कितनी, 35, और 19 में 35, तो उसका 18 का आंसर कितना हो जाएगा, 35, जो कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस समीकरण में करना क्या है कि प्लस के स्थान पे माइनस को बदल देना और गुणे के स्थान पे भाग को आपस में बदल देना है, तो हम इसको कर लेते हैं पहले। तो 15 माइनस के स्थान पे क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक, और गुणे प्लस 8, अब भाग के स्थान पे गुणा, गुणे 4, अब प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस का 3, अब गुणे के स्थान पे भाग, भाग 5। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 5 छक्के 30, 15 प्लस 8 चौका 32, माइनस का 6, तो 15 और 32 कितना हो जाएगा, 47, 47 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 41, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास 21 सेंटीमीटर है। अगर व्यास दिया तो हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त बनता कैसे, देखिए अर्धवृत्त ऐसे बनेगा। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, नीचे वाले हिस्से का πr हो जाएगा, πr
अब प्लस में ये देखिए ये नीचे का हो गया पाई आर, ठीक, और ऊपर का ये क्या है, ये व्यास ये तो है मतलब 2r है, तो ये 2r। अब ये हमारा परिमाप हो गया अर्धवृत्त का, ठीक। अब हमें इसको निकालना है, तो पाई कितना दिया है 22/7, आर कितना दिया है 21/2, और 2r का मान कितना दिया है 2 इंटू आर कितना है 21/2, 2 से 2 कटेगा, यहाँ 7 त्रिका 21 हो जाएगा और 2 से 11 जाएगा, तो 11 त्या 33, 33 प्लस में 21 बराबर कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर इस अर्धवृत्त का परिमाप आ गया, जो कि ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सरल करना है। यहाँ इसके पहले मैं अभी सेम क्वेश्चन एक बताया मैंने, क्या 423 को हम ए लिख सकते हैं, ए भी 423 है, ये 325 को बी लिख सकते हैं, ये भी बी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या है ए माइनस बी, ठीक। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम खोलेंगे तो आएगा ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बटे में क्या है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा ए प्लस बी बचेगा, तो ए हमारा क्या है 423 है, ठीक। अब बी क्या है 325, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 3 7 748 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.27 की पावर बार को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में करते क्या, पहले जो भी दिया है 2.27 7 के ऊपर बार है। अब हम इसको बार को हटाते हैं तो हमारा क्या, बार को हटाएंगे तो हमारा बार हटेगा तो नीचे 9 आ जाएगा और दशमलव हटेगा 1 0। लेकिन क्या है देखिए एक ही संख्या के ऊपर बार है ना, तो जिसके ऊपर बार नहीं है वो हम इसमें ऊपर से घटा देंगे -2, तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा 25/90। हमारा 25/90 काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 25 18 पंचे 90, 5/18, जो कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष को दर्शाता है, ठीक। तो जैसे ये समीकरण दिया है हमें, सबसे पहले इस समीकरण का हम परमेयकरण करेंगे। क्या परमेयकरण करना, परमेयकरण में करते क्या है, नीचे वाली जो चिन्ह है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो अंडर रूट में क्या है 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर अंडर रूट क्या है, बट ऊपर में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक। अब नीचे क्या हो जाएगा देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन का साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब ये देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे तो 1 प्लस साइन ए ऊपर बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। अब नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए, और अंडर रूट हटेगा तो नीचे आ जाएगा कास ए। अब देखिए इसको तोड़ देंगे 1 अपन कास ए, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में साइन ए बटे कास ए, ठीक, ये साइन है। और ये 1 प्लस कास ए बराबर होता है सेक ए प्लस साइन ए बटे कास ए क्या होता है टैन ए, टैन ए। हमारा ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा जो कि आएगा सेक ए प्लस टैन ए, जो कि ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने जाते, ठीक, जबकि 1680 लोग रविवार को। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो 1680 लोग रविवार को जाते हैं, 1680 रविवार को जाते हैं। अब 1500 लोग शनिवार को, तो कितना वृद्धि हो गया 180 की वृद्धि हुई है, ठीक। अगर 180 की वृद्धि हुई है तो 180 की जो वृद्धि हुई है वो कितने पे हुई है 1500 पे हुई है, तो इसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे, गुणे 100 करेंगे, 00 कट जाएगा, और 180 बटे 15, तो इसको काटेंगे 15 के 15, 15 दूना 30, 12% वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। मतलब कि रविवार को 12% अधिक लोग गए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में यल यम के समांतर है, ठीक, और टी जो है तिर्यक रेखा है, कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाएं समांतर रेखा है, ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा। तो ये वाला जो एंगल है 120,
और ये है यक्स, इसको यक्स को हमें निकालना है। तो हम जानते हैं जैसे कोई दो समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके अंदर के जो कोण है वो उसका योग 180 अंश होता है, मतलब 120 प्लस ये दो कोण बराबर 180 अंश होगा। कोण हम इसको 1 लिख सकते हैं, तो कोण 120 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश होगा। तो हमारा कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60। ठीक, ये कोण हमारा 60 आ जाएगा कोण 1, और ये कोण 1 और कोण x जो है शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब x बना रहा है ना, तो कोण 1 अगर ये है और कोण 1 x है, तो कोण 1 कोण x के बराबर है, तो 1 बराबर 60 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कोण x का मान 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब कोण x जो होगा 60 होगा। ये इसको एक तरीका ये भी है कि देखिए ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है, मतलब ये एंगल इसके एंगल के बराबर ये संगत कोण है। तो ये अगर 120 होगा तो ये एक लाइन के एंगल कितना होता है, 180 अंश होता है, तो ये एंगल 160 हो जाएगा, ये एंगल 60 अंश हो जाएगा ना, क्योंकि 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो 10 और 50 का तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे? देखो इसको पहले हम समीकरण बना लेंगे। जैसे क्या होता है 10 रेशियो 50 समानुपाती 50, हमें निकालना है x निकालना है, तो ये हमारा बन गया समीकरण। तो हमें अब यहाँ x निकालना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर। तो 10 गुणे x बराबर हो जाएगा 50 गुणे 50। ठीक, अब x बराबर हो जाएगा 50 गुणे 50 बटे में 10 से 1 0 कट जाएगा तो आएगा 250। x बराबर हमारा आ गया 250, जो कि ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इस समीकरण का मूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो x का गुणन है और जो c का गुणन है उसको गुणा करते हैं। ये दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 × 12 a² b²। ठीक, तो 12a² b² आ रहा है, तो हम इसका ऐसा गुणन बनाएंगे कि हमारा गुणे में 12 आ जाए, अब जोड़ने पे 8 आ जाए, तो 6 दूनी 12 होता है, तो हम इसको कर लेंगे। ठीक, 3a² x² प्लस का 6ab x प्लस का 2ab x प्लस का 4b² बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से 3ax कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा क्या है, ax बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 2b बचेगा, प्लस यहाँ पे हम 2b कॉमन ले लिए, 2b कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा ax प्लस 2b बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ax प्लस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3ax प्लस 2b बराबर 0। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस का 2b बटे में a, ये एक मान आ गया, और इससे क्या आ जाएगा, यहाँ x बराबर आएगा माइनस का 2b बटे में 3a। तो हमारा दोनों मूल आ गया, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस का 2b बटे a माइनस का 2b बटे 3a, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 में बेचा। ठीक, 12 एक समान वस्तुएं 420 में बेच रहा है, उससे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने मान लिया 12 वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु का मान के एक वस्तु का कास्ट प्राइस मैंने मान लिया, क्रय मूल्य जो है एक वस्तु का 1 रुपया मान लिया, एक का मैंने 1 रुपया मान लिया, रुपया 1। ठीक, अब 12 वस्तु है तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का 12 हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, उसको 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, तो 12 का 12 है तो 7 इसमें से इसको लॉस हो गया। ठीक, तो उसने बेचा कितने में, 5 में, लेकिन एक्चुअल में 5 कितने के बराबर बेचा, कितने में, 5 बराबर 420, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 84। तो हमारा क्रय मूल्य का मैंने क्या माना, एक ही तो माना है, तो 1 बराबर 84, जो कि ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दो क्रमागत संख्या क्या है, एक x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1,
अब तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, इनके वर्गों का योग जो है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो क्या है 313 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा ये, अब प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 बराबर क्या दिया है 313। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर में जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 313 हम इधर लाएंगे तो प्लस का जो है 313 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 313 एक से जुड़ेगा तो क्या होगा 312 माइनस का 312 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 156 बराबर में 0। अब हम इस समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे, तो ये हम जब ऐसा गुणनखंड करें इसका कि ये जोड़ने और हटाने पे x आ जाए और गुणा में 156 आएगा, तो हम ऑप्शन में से कोई भी पकड़ लेंगे। तो हम जैसे 12 को पकड़ लेते हैं, 12 13 को, एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 12x माइनस का 156 बराबर 0। तो x यहाँ से कॉमन होगा तो x प्लस 13, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन होगा, यहाँ भी x प्लस 13, ठीक, बराबर में 0। तो x प्लस 13 एक ब्रैकेट में, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, तो हमारा क्या आ गया बराबर 0। तो x बराबर हमारा आएगा 1 का माइनस का 13 और 1 आएगा x बराबर 12। तो हम संख्याएं कोई भी माइनस में ले नहीं सकते, इसलिए हम 13 को नहीं लेके 12 लेंगे। तो अगर x 12 है, हमारा x 12 आ गया तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x 12 है तो x प्लस 1 13 हो जाएगा। तो जो क्रमागत संख्याएं हैं 12 और 13 है, तो दोनों में छोटी संख्या क्या होगी 12 होगी, जो कि ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण का मान निकालना है, तो हम इसमें करेंगे क्या, देखिए ये 12 भागे 12 है तो पहले इसको भाग दे लेंगे, 12 भागे 12 हो जाएगा 1, और 12 पर ही हम ये गुणा है 144, तो 12 प्लस 12 पर ही हम 144 माइनस का यहाँ पे 1। ठीक, अब 144 में 12 जोड़ेंगे 156 माइनस का 1 बराबर 155, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। क्या दिया है, 8 पुरुष और 12 महिलाएं, 12 वुमेन, ठीक, 10 दिन में बना सकते हैं। तो टोटल क्या 8 पुरुष 12 महिलाएं मिलकर कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, 8 पुरुष प्लस 12 महिलाएं गुणे 10, ये टोटल काम आ गया। सेम काम को क्या कह रहा है, 6 पुरुष और 8 महिलाएं 14 दिन में बना सकते हैं, मतलब 6 पुरुष बराबर हो, सेम काम है ना, 6 पुरुष प्लस 8 वुमेन कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। ठीक, अब यहाँ से हम मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे, तो उसके बाद जो महिला का जो अकेले का काम है वो हमारा निकाल लेंगे। तो यहाँ रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 80 एम प्लस 120 वुमेन बराबर 84 मेन प्लस 112 वुमेन। अब यहाँ से 4 मैन बराबर हो जाएगा, 80 को उधर ले जाएगा 4 मैन आएगा, और 112 इधर लाएंगे तो 8 वुमेन आएगा, तो मतलब 1 मैन बराबर 2 वुमेन, ये हमारा रेशियो आ गया, 1 मैन बराबर 2 वुमेन। तो हम अगर हमें महिला का निकालना है ना, तो किसी एक समीकरण में हमने जैसे इसमें ही मान लो, इसमें हमने 1 मेल बराबर 2 वुमेन रख दिया, तो 1 मैन बराबर 2 वुमेन रखेंगे, क्या आएगा 8 दूनी 16 वुमेन हो जाएगा ये, प्लस में 12 वुमेन है, ये है 12 गुणे में 100 10। अब क्या कह रहा है, एक महिला, तो एक महिला जो है वो कितने दिनों में काम कर, मान लिया मैंने 1 दिनों में काम खत्म करती है, तो ये हो जाएगा 12 6 18 28 वुमेन हो जाएगा गुणे 10 बराबर 1 वुमेन गुणे x, वुमेन से वुमेन को काट दिया मैंने, तो x बराबर आ गया 280। मतलब महिला जो है वो 280 दिनों में सेम काम को कर देगी। अगर बाई चांस इसमें पुरुष का पूछ लिया तो हम इसको वुमेन को बदल देंगे, मेल को नहीं वुमेन को बदल देंगे। तो हमारा क्या है, उसी सेम समीकरण में देखते हैं, इस वाले समीकरण में देखो 8 मैन दिया है, अब 12 वुमेन हो जाएगा, तो ये 6 मैन हो जाएगा, क्योंकि 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है, गुणे में 10, और मैंने मान लिया 1 मैन 1 दिन में काम करता है, 1 मैन जो है वो 1 दिनों में वो काम खत्म कर देता है। ठीक, ये हो जाएगा 8 6 14 मैन गुणे 10 बराबर 1 मैन गुणे 1 दिनों में काम करता है। तो ये मैन से मैन कट जाएगा, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 140 दिन। मतलब
एक आदमी 140 दिनों में पूरा करेगा। ये आदमी का है, एक आदमी, ये एक औरत, तो हमें निकालना क्या था, एक औरत। एक औरत 280 दिनों में, एक आदमी 140 दिनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो ए जो है वो 20 दिन में, ठीक, अब बी जो है 80, बी जो है 30 दिनों में, 80 जो है 60 दिनों में, ठीक। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहले इसका हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 20 से 3 आ गई, और ए की कार्य क्षमता 3 आ गई, बी की कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सी की कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब ये ए जो है अकेले एक दिन में 3 काम, और बी जो है अकेले एक दिन में 2 काम, और सी जो है अकेले एक दिन में 1 काम करता है। तो कह क्या रहा है, बी और सी ए की सहायता करते हैं तीसरे दिन आके, मतलब कि पहले 2 दिन वो अकेले, ए अकेले काम करेगा 2 दिन, तो कितना काम करेगा, 2 दिन काम, ए जो है 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में कितना, 6 काम करेगा। अब तीसरे दिन जब बी आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना एक दिन में करेंगे, एक दिन में करेंगे कितना, 6 काम करेंगे, क्योंकि ए जो है 3 करता है, बी जो है 2 करता है, और सी जो है 1 करता है, तो तीनों मिलकर 6 काम करेंगे। तो मतलब कि वो 3 दिनों में, 3 दिन का उनका रूटीन क्या बना, 3 दिनों में 12 काम करेंगे, ठीक, 3 दिनों में 12 काम। अब 12 काम, टोटल काम कितना है, 60 है, तो हम इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 60 आ जाए, तो 5, यहाँ भी 5, मतलब 12 पंचे 60, तो 5 × 15, मतलब 15 दिनों में, इस वाले कंडीशन के हिसाब से 15 दिनों में हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में जो फार्मूला होता है, हमें उसको याद करना है कौन सा इसमें सही है। तो हम पहले जान लेते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का फार्मूला क्या होता है। तो हमारा होता है 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक बराबर में 3 गुणे माध्यिका, ठीक। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² प्लस z बराबर 3m, ठीक। तो हमारा एक्चुअल ये फार्मूला ये होता है। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये बताना है। तो देखिए पहला हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो पहले में क्या दिख रहा है, पहला अगर 3 से अंदर में गुणा होगा, 3 का अंदर में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3 बहुलक माइनस 3 माध्य, तो 3 माध्य जब उधर जाएगा तो ये 2 माध्य हो जाएगा, और लेकिन बहुलक तो 3 ही रहेगा, लेकिन हमारे फार्मूला में कहीं भी 3 बहुलक नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन 1 गलत है। अगला देखेंगे, तो अगले में भी देखेंगे, तो 2 बहुलक माइनस 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस 3 माध्य। अभी यहाँ भी तो 2 बहुलक आ गया, क्योंकि इधर भी कोई बहुलक दिया नहीं है, तो ये घटेगा नहीं, तो हमारा 2 बहुलक आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। हमें बहुलक जो है इसको पढ़ना, बहुलक 1 है, हमारा माध्य 2 है और माध्यिका 3 है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए बहुलक तो 1 है, अगर ये 6 का गुणा इधर करेंगे तो माध्यिका 6 हो जाएगी, और माध्य 6 आ जाएगा, तो अगर ये इधर जाएगा तो माध्य 5 का बचेगा, तो मतलब हमारा जो माध्यिका है, माध्यिका 6 हो जाएगी ना, क्योंकि हमारा माध्यिका तो 3 होनी चाहिए, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। इसको हम करके देखेंगे, तो देखिए बहुलक माइनस, हम बहुलक को किससे, z माइनस x बटे में 3 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। अब इसको हम सॉल्व क्या आएगा, z माइनस x बराबर 3 माध्य माइनस 3x। तो अगर ये हमारा 3x जो है हम इस साइड लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का घटेगा, तो 2x प्लस का z बराबर 3m, जो कि हमारा एक्चुअल फार्मूला है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18 और 21 से विभाज्य हो। तो इसका एक तरीका ये है कि हम पहले इन तीनों का एलसीएम ले लें। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम 2 तरीके से इसको बताएंगे। तो पहले हम एलसीएम वाले मेथड से बता देते हैं। इन तीनों का एलसीएम आएगा 18 पंचे 90, 90 7 9 37 60 630। हमारा एलसीएम जो आएगा ये 630 आएगा, ठीक। तो अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें हम 630 से भाग करेंगे। तो 630 से भाग करेंगे, हमारा एक बार जाएगा 630, हमारा बचेगा क्या, 3 6
9, एक 9 ऊपर से आएगा, हमारा 5 बार में जाएगा, 31 50 आएगा, फिर क्या बचेगा नीचे 9 4 5, यहाँ 9 नीचे आएगा, तो यहाँ हम 8 बार लेकर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5040। ठीक, अब हमारा बच क्या रहा है 459। अब हम इसमें भाग नहीं कर सकते 630, अगर हम लेकिन अगर हम इसमें 99,999 में हम 459 घटा देते हैं तो हमारी जो संख्या बचेगी वो हमारा 630 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमारा वही जो संख्या बचेगी वही हमारा एक्चुअल संख्या आ जाएगी 5 अंकों की, सबसे बड़ी से बड़ी, जो ये 18, 15, 21 से विभाज्य होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 99,540। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। क्या इसका एक तरीका ये भी है कि हम जैसे इसका गुणनफल कर लेते हैं 18, 15, 21 का, तो 18 का क्या आएगा, 18 का 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, अब 15 को 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 21 को 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम 5 से डिवाइड करें तो 5 से इसमें चारों डिवाइड हो रही हैं, मतलब 5 से जो है वो चारों डिवाइड है, तो हम 5 को नहीं लेते हैं। 2 से भी देखेंगे तो 2 से हमारी 2 संख्या डिवाइड हो रही हैं जो कि सी और डी है। ठीक, तो सी और डी में से कोई भी एक संख्या होगी, या हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का विभाज्य रूल क्या होता है, संख्याओं का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें हम जोड़ लेते हैं 9 9 18 4 22 5 27, जो कि ये भी 9 से डिवाइड है। ठीक, और ये देख लेते हैं 9 9 18 5 23 4 27, तो ए भी 9 से डिवाइड है, मतलब सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, मतलब ए और बी को हम हटा देते हैं, ए और बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगला क्या बचा, हम 7 से ले लेते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से हमारा डिवाइड करेंगे तो ये हमारा सी ऑप्शन नहीं कटेगा, तो हमारा लेकिन 7 से जो है 99,540 कट जाएगा, तो हमारा 99,540 आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही है। वैसे आप ये भागफल मेथड से लगाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले ही इसको लगाया है, तो हमारा इसमें आंसर कितना आया था 140 आया था, जो कि ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 24 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 24 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।